नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार के जॉली ग्रांट एक्सपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सभी प्रमुख नेता सप्तऋषि आश्रम पहुंचे, जहां गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह का अंतिम और सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन आयोजित किया गया। देश भर से आए संतों की मौजूदगी में समारोह का भव्य समापन हुआ। देश की शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित सप्तऋषि आश्रम मैदान में आयोजित संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर संत समाज को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून लागू कर राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थुक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 माह की पेंशन राशि का वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और वन क्लिक प्रणाली से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और लाभार्थियों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए सीधे बैंक खातों में राशि मिल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में राज्य के 9,43,000 से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में शिष्टाचार भेंट की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वराश्रम महाराज को अंगवस्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रदेश की खुशहाली, विकास और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराज के सानिध्य में मार्गदर्शन भी लिया। और बड़ी खबर, सीएम धामी 2 बजे पहुंचेंगे अमकेश्वर हेलीपैड। 2:10 पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन लोकार्पण। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन में दोनों मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों मुख्यमंत्रियों के मुलाकात के क्या कुछ इस वक्त मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी जो है 2 बजे पहुंचने वाले, 2:10 पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। कोटद्वार में लगातार मचे हंगामे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। इस पर कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण काफी गुस्से में नजर आई। उन्होंने नेताओं और आगंतुकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग कोटद्वार पहुंच रहे हैं वे मामले को शांत करने आ रहे हैं या भड़काने, ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, बहुत दुखद है। सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना, ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवानपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।
और शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसके कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। अपने स्टॉल पर भी उपस्थित रहे। आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सरकार ने लगातार कांग्रेस ने सूबे की बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से राजभवन तक संघर्ष का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस दौरान कांग्रेस कमेटी 16 फरवरी को राजभवन घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जिसके चलते रेलवे रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर किया जा रहा है। राजभवन का घेराव का कार्यक्रम है, उसी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश विधानसभा से, क्योंकि ये देहरादून के नजदीक है, ईडी के घेराव में भी ऋषिकेश की भागीदारी बहुत अधिक थी। दिल्ली की रैली में भी बहुत अधिक भागीदारी ऋषिकेश के लोगों ने की। इसलिए इस रैली को 16 तारीख की रैली को सफल बनाने के लिए ऋषिकेश की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसको लेकर हमने अपने सभी प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है और हमारे महानगर ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने, वार्ड के मेंबर ने, चाहे जीते माने सजवान जी जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, उन सब लोगों ने हमको भरोसा दिलाया है। ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है कि देहरादून महानगर 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और आप 23,000 लोगों से आप 23-24,000 लोगों को रोजगार दे। 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है कि देहरादून महानगर 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और आप 23,000 लोगों से आप 23-24,000 लोगों को रोजगार दे। 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है कि देहरादून महानगर 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और आप 23,000 लोगों से आप 23-24,000 लोगों को रोजगार दे। 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है कि देहरादून महानगर 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और आप 23,000 लोगों से आप 23-24,000 लोगों को रोजगार दे। 9.5 साल, मतलब 9-10 साल हो गए और ये भारत सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है कि देहरादून महानगर। कांग्रेस पार्टी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 8 तारीख को प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अंकिता मामले में सीबीआई जांच मात्र एक ढकोसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने स्पॉन्सर शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। गठबंधन के सब साथियों ने, हमने और हमारे साथ हमारे लाइक माइंडेड कई कर्मचारी संगठन और ऑर्गेनाइजेशंस ने 2 राउंड की हमने बातचीत की और उसमें हमने 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को लेकर के उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हम श्रीमती कमला पंत जी, रवि चोपड़ा जी आदि से बातचीत करने के बाद हमने ये निर्णय लिया।
और उत्तराखंड में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। आपको बता दें कि 2025 में 6 करोड़ से अधिक पर्यटक राज्य में पहुंचे, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिस पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने पर्यटकों की बढ़ी हुई संख्या की सराहना करते हुए कहा है कि कृषि के बाद पर्यटन राज्य की आधिकारिक कि हम इसको उत्तराखंड की आर्थिकी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि कृषि के बाद अगर यहाँ की आर्थिकी का कोई सबसे मजबूत स्तंभ है तो वो पर्यटन है। और मैं देखता हूँ कि लगभग 6 करोड़ पर्यटक पिछले एक साल में उत्तराखंड में आए हैं और उनको सुख सुविधा का हम लोगों ने ध्यान भी रखा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए होंगे। ये अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक एक आंकड़ा है। और जैसे शीतकालीन यात्रा अभी गतिमान है और आगे के लिए धीरे धीरे उसमें भी लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ संख्या और अधिक जाने वाली है और ये एक मजबूत आधार उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए खड़ा करेगा। देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 9वीं बार बजट पेश करने पर बधाई दी। उन्होंने इस मातृशक्ति के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि एक महिला वित्त मंत्री द्वारा लगातार इतना महत्वपूर्ण कार्य करना प्रेरणादायक है। रुचि भट्ट ने कहा कि ये बजट विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं को समझने वाला और दूरदर्शी बजट है। जी हमारी महिला ने ये बजट 9वीं बार पेश किया है, तो पहले तो महिला मोर्चा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे मोर्चे को महिला मोर्चा को राष्ट्र से भी और प्रदेश से भी महिला संवाद और महिला चौपालों के कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें हम संवाद के बीच संवाद में तो हम लोग अपने की वोटर्स, जिन्हें हम कहते हैं हमारे प्रोफेशनल काम करने वाली, जैसे डॉक्टर्स हो गई, हमारे लेक्चरर्स हो गई, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होगी, ऐसे लोगों को हमने इनवाइट कर रहे हैं। और चौपालों के लिए हम ग्रामीण महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे एसएचजी की बहनें हैं या हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें हैं। और आगे बढ़ेंगे। लालकुआं पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बिंदु खत्ता राजस्व के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मामले को भटकाने में लगी है। ऐसी घोषणा तो वो इससे पहले 2-3 बार कर चुके हैं और उन घोषणाओं का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। अगर उनको ये घोषणा ही करनी थी तो पहले घोषणा में क्या दिक्कत थी? पहले भी तो उन्होंने ही कहा था, वो कोई के दूसरे ने तो नहीं कहा था है? उसको किस तरीके से लेते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी? उन्होंने अपनी घोषणा को विलुप्त क्यों कर दिया है? ये पूरी जनता में वायरल हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इसको, जिससे आज जनता आक्रोशित है। और दूसरा वनाधिकार समिति थी यहाँ पर, उससे फाइल दी थी आगे, वो फाइल भी 18 महीने अपनी बार रोकने पाए, वापस कर दी। महीने तो अपने पास रखा, फिर उसमें 5-7 क्वेश्चन मार्क लगा के वापस कर दी इन्होंने। तो आज पूरा बिंदु खत्ता आक्रोशित है और बिंदु खत्ता 18 फरवरी को पूरा इस लाल कुआं शहीद स्मारक पर आएगा और उसके बाद लाल कुआं की सड़कों से होते हुए तहसील में जाएगा और हजारों की संख्या में इसमें लोग आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज जो लोगों को बरगलाने का, जो ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पहले भी सलाह कर चुके हैं। कोई जानकारी नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिंदु खत्ता को लेकर क्या बयान दिया है, क्या आश्वासन दिया है और डेलीगेशन को क्या उन्होंने भरोसा दिलाया है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन अधिकार ये किसके हाथ में है, इसको समझने की जरूरत है। वन अधिनियम, देखो धन्यवाद, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल जो हमारा यहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल जो देहरादून में गया था और शायद मुख्यमंत्री जी ने जो फाइल में विलुप्त की गई थी तो उसको पुनः जो है शामिल करने की बात की गई है, मगर ये बच्चों का खेल नहीं है और ये हमें इस प्रकार से जो है जो झुंझुना दिखा रहे हैं वो नहीं चलेगा। या तो वो सीधे तौर पर जो है हमें साफ उसमें जो है रिटर्न में दे दे कि हमने जो है इसको रिटर्न में दे दिया है। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की
घोषणाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि शासन स्तर पर घोषणाओं की समीक्षा तो होती है, लेकिन उनका लाभ धरातल पर कम नजर आता है। और ऐसे में कांग्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री धामी अब तक 3,827 घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें से केवल 2,315 ही पूरी हुई है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। नहीं, विपक्ष क्या कह रहा है ये तो विपक्ष ही बेहतर बताएगा, क्योंकि विपक्ष का काम है सही चीजों को भी गलत बताना। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी भी योजनाओं की घोषणा करी है, लगभग वो पूरी ये कोशिश करते हैं कि उन सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का वो काम करें, क्योंकि जनमानस के हित में और इस प्रबुद्ध प्रदेश की जनता के हित में जितने भी पुष्कर सिंह धामी जी ने निर्णय लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में, कहीं ना कहीं वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। पर कुछ योजनाएं इस तरह की होती हैं जो थोड़ा लंबे अंतराल तक चलती हैं, उसमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। इन चीजों को लेकर के उसको ये कह देना कि जी 60% हमारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले 4.5 सालों में लगभग हजारों घोषणाएं की हैं, ये आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर उतर क्यों नहीं रही हैं? अब कागजों में कहा जा रहा है कि 2000 के लगभग घोषणाएं पूरी हुई हैं, लेकिन ये कागजों में ही पूरी हुई है, धरातल पर ये घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंत्रियों और विधायकों के लिए सख्त रणनीति तय कर ली है, जिसके तहत पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार किसी मंत्री विधायक का प्रदर्शन या क्षेत्र में जन स्वीकार्यता कमजोर पाई गई तो उसका टिकट भी कट सकता है। जिस पर बीजेपी विधायक खचक दास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सच्चाई है, दो राय की बात नहीं, ये पहले भी हुआ करता था, किंतु आगामी 2027 में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को देखते हुए कहां पर कौन विधायक कैसे कार्य कर रहा है, जनता से उसके कैसे ताल्लुक है, जनता की भावनाओं का आदर करता है नहीं करता है, या अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहा है, तो इस तरह की सारी नज़र से देखा जाता है। और एक पैनी नज़र के तहत एक सर्वे भी होता है और सर्वे के आधार पर हमारी पार्टी निर्णय लेती है। राहुल गांधी के बीजेपी के सिख नेता को गद्दार बोलने को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध तेज हो गया है। इस बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने चौक पर इकट्ठा होकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष असमीन आलम ने कहा कि अगर कोई नेता कांग्रेस के साथ नहीं है तो वह गद्दार हो गया। देखिए, जैसे कि आपने कल देखा, गांधी परिवार जो शुरू से करता आया था, करता है और करता रहेगा शायद ना, हमारे सिख समाज में जो इतनी बेइज्जती की है, उन्होंने गद्दार बोला है, सबसे बड़े गद्दार तो वही है। उनसे ज्यादा बड़ा गद्दार तो मुझे कोई लगता नहीं है। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो वो गद्दार दिख रहे हैं। तुमने क्या किया? सिर्फ इस्तेमाल किया अल्पसंख्यकों का, सरदार का सिर्फ इस्तेमाल किया। 84 में तुमने क्या किया हमारे साथ? वो भूला नहीं है देश, जो गद्दार बोला जा रहा है आज हम लोगों को। हमारे सिख भाइयों को गद्दार बोल रहे हैं, सिख समाज गद्दार दिख रहा है उनको। इसी कुछ में आज हम लोगों का ये था कि अपमान हम लोग नहीं सही। और हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2024 में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन एंड इकोसिस्टम का राष्ट्रीय सम्मानित मिला, जिस पर जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन आशीष चौहान ने कहा कि ये सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और राज्य सरकार की प्रभावी एविएशन नीतियों का परिणाम है। सिविल एविएशन सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और ये एशिया के इम्पॉर्टेंट एयर शोज में से एक था और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नेतृत्व में इसे किया गया। और अगर हम बात करें तो इसमें हमारे स्टेट को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम में जो अवार्ड मिला है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से सिविल एविएशन सेक्टर में काम किया गया, पंतनगर और नैनीसैनी एयरस्ट्रिप के एक्सपांशन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाए जाने से संबंधित है, जॉली ग्रांट को भी महत्वाकांक्षी तरीके से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए।
और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। नवनिर्मित भवन में 20 अतिरिक्त बेड के साथ ओपीडी कक्ष, पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, दवा वितरण केंद्र और टीकाकरण इकाई और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस परियोजना से रायपुर क्षेत्र की लगभग 3 लाख आबादी को सीधे लाभ मिलेगा और मरीजों को जिला या निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक नई बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है जिससे कि हमारी जो अस्पताल की कैपेसिटी है वो पूरी बढ़ करके फिर जो है 30 बेडेड जो है वहाँ पे वो हो जाएगा। और उसमें जो है अभी जो नई बिल्डिंग है उसमें भी 20 बेड का प्रावधान किया गया है। पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसमें है, पूरा ओपीडी भी उसी में रहेगा, पूरा कॉन्फ्रेंस रूम भी है, सभी चीज़ें उसमें मतलब के तैयार हो रही है। और मैंने अभी लास्ट टाइम अभी इंजेक्शन किया था 15 दिन पहले वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि फरवरी के लास्ट तक हम इसका कर देंगे। तो मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि फरवरी लास्ट तक जो है ना आप इसका निर्माण जो है वो कंप्लीट कर दें। और साथ में ये भी वहाँ बोला है एमओएसी को कि ये साथ साथ चेक करते हैं कि जो कार्य हो रहा है गुणवत्तापूर्वक हो और सारी चीज़ें जो हमें छोटी मोटी और जो बदलाव की आवश्यकता है वो भी उनको सुझा दें ताकि टाइम रहते वो उसको पूरा करें। अभी ये है कि जो सरकार ने जो एक पहल करी है यहाँ की जनता के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है और भविष्य में मुझे लगता है कि सारी सुविधाएं अगर इसमें आ जाएंगी तो यहाँ की जनता के लिए और आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा जैसे कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।